आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो बीएड के विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है और उन लोगों को प्रतियोगी परीक्षा हो जैसे टेट, सीटेट, बीटेट या सुपर टेट, उसमें से भी प्रश्न बन करके आते हैं। और साथ ही साथ जब बीएड अब तो 2 वर्ष का हो गया है, तो बीएड सेकेंड ईयर में जब विद्यार्थी जाता है तो उसे लेसन प्लान बनाने होते हैं। लेसन प्लान बनाने के दौरान विद्यार्थी को एक बात तो समझ में आ जाती है कि जो मेरा मेथड पेपर है, उस मेथड पेपर के विषय से वह सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वह तो सेम होते हैं। सामान्य उद्देश्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। एक प्रश्न बन करके आता है कि वह कौन सा उद्देश्य है जिसके में कभी परिवर्तन ही नहीं होता। तो वह कौन सा उद्देश्य है? वह सामान्य उद्देश्य है। हमारे विषय के सामान्य उद्देश्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। यह क्लियर कट आप ध्यान रखेंगे। अब एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जो हर एक टॉपिक को लेकर के, हर एक प्रकरण को लेकर के उसके उद्देश्य में परिवर्तन होते रहते हैं। अब उद्देश्य में परिवर्तन हो रहा है तो कौन सा उद्देश्य की प्राप्ति बच्चा करेगा, बीएड के विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। वह अपनी फाइल में सही से मेंशन नहीं कर पाते हैं कि जिस पाठ योजना को लेकर के आज हम कक्षा में जाएंगे उसमें उससे पढ़ करके विद्यार्थी किस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। अक्सर कंफ्यूजन रहता है। शिक्षक से बार बार पूछे जाते हैं विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न, बीएड के विद्यार्थियों के द्वारा, कि सर इसमें कौन कौन से उद्देश्य होंगे, तो वह क्लियर नहीं हो पाता है। आज उसी विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, उसके कितने पार्ट हैं और वह पार्ट कब किस रूप में लागू होता है। तो चलिए चालू करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य एक मूल पॉइंट होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्य आते हैं। जैसे पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य बच्चे को तो पता होता है, उस विद्यार्थी को पता होता है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, लेकिन ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या आते हैं, उसे अपने उस फाइल में क्या क्या मेंशन करना होता है, इस बात को विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूजन में रहता है कि वह ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या हम लिखें, किस उद्देश्य की प्राप्ति करेगा और किस उद्देश्य की नहीं करेगा। यह कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस पार्ट को चुना है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, बोधात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, जो सभी विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। यह विशिष्ट उद्देश्य का एक पार्ट है जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या आता है? प्रत्यास्मरण करना या पहचान करना। क्या? प्रत्यास्मरण या पहचान। होता क्या है इसमें? प्रत्यास्मरण का मतलब क्या है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर पहले बच्चा देखा हुआ है, वह क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। इस विषय वस्तु की भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। आगे के समय में हम लोग प्रस्तावना कौशल को पढ़ेंगे, स्किल को पढ़ेंगे। स्किल के अंतर्गत यह बात आएगी कि पूर्व ज्ञान क्या है। उस समय हम इसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पूर्व ज्ञान होता क्या है। प्रत्यास्मरण में यही पूर्व ज्ञान काम आता है। जैसे किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय में हमने देखा था, किसी स्थान पर हमने देखा था और बहुत समय के बाद वह व्यक्ति हमारे सामने आ गया, तो वह देखा गया व्यक्ति, अब वहां पर मेरी स्मृति जाती है कि लग रहा है कि इस व्यक्ति को कहीं देखा गया था, इससे कभी हम मिले थे, कुछ वार्ता हुआ था, या इस व्यक्ति को हम पहचान रहे हैं।
वैसे ही उस विषय वस्तु से संबंधित जिसकी चर्चा शिक्षक या शिक्षिका करने जा रहा है या करने जा रही है, तो उस समय उस उद्देश्य की प्राप्ति वह बच्चा करेगा अथवा नहीं करेगा, प्रत्यास्मरण होगा अथवा नहीं होगा, यह पूर्व ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। वही पहचान की बात करें कि उस विषय वस्तु के बारे में बच्चा क्या सामान्य जानकारी रखता है, उस विषय वस्तु को वह कभी देखा है तो पहचान पा रहा है अथवा नहीं पहचान पा रहा है। तो इसमें दो बातें मूल रूप से आती हैं, पहला प्रत्यास्मरण और दूसरा पहचान। यह तो हो गया ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कि क्या बच्चा प्रत्यास्मरण कर सकेगा। इसमें हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कि बच्चे अमुक विषय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो शब्द बार बार पुस्तकों में देखने को मिलता है, वहाँ पर वह दरअसल होना नहीं चाहिए, इसलिए कि वहाँ पर लिखा जाता है एक संयुक्त शब्द, क्योंकि को एजुकेशन हमारे यहाँ चलता है, तो को एजुकेशन को मान्यता भी मिल गई है। बहुत कम विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर बालक के लिए अलग और बालिका के लिए अलग है, जूनियर स्तर पर या हाई स्कूल स्तर पर। तो वहाँ पर हम लिखते हैं कि विद्यार्थी इस विषय ... विषय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी इस विषय जो पढ़ाने हम जा रहे हैं उसकी पहचान कर सकेंगे। तो यह ज्ञानात्मक उद्देश्य का एक लाइन हो जाएगा कि विद्यार्थी इस विषय की पहचान कर सकेंगे या इस विषय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगला है जो विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा पार्ट निकल करके आता है, वह है बोधात्मक उद्देश्य। यह दूसरा पॉइंट होगा, बोधात्मक उद्देश्य। एक शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा अपने क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी उस विषय वस्तु को पूरी तरह समझ पाए। शिक्षक बार बार क्लास में खड़ा करके विद्यार्थियों से पूछता भी रहता है कि क्या आपको यह विषय समझ में आया, कहीं कोई डाउट है। तो बच्चे बोलते हैं हाँ सर समझ में आया, कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर समझ में नहीं आया। तो हम उसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि पूर्णतया उस विषय का जब विद्यार्थी को बोध हो जाता है, तो बोध होने का एक प्रमाण यह हमारे पास होता है कि विद्यार्थी क्या करेगा, उस विषय वस्तु को किसी दूसरे को समझा देगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में होते हैं जो कोई दूसरा नहीं आया होता है या जिस किसी को समझ में नहीं आया होता है, वह टैलेंट विद्यार्थियों से कहते हैं कि यार इसे मुझे बता दो। तो जो बताने वाला विद्यार्थी होता है और जो सीखने वाला विद्यार्थी होता है, उसमें यही अंतर होता है कि वह अभी क्लास लिया है और वह अभी क्लास लिया है, लेकिन उस विषय वस्तु का उसे बोध नहीं हुआ है, जिससे वह बताने में या खुद स्वयं को समझने में उसे के अंदर मस्तिष्क में कंफ्यूजन है कि क्या यही होगा नहीं होगा। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति जिसे उसका बोध हो चुका होता है, वह उस विषय वस्तु को सही तरीके से समझा देता है, उसकी व्याख्या कर देता है, उसको अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उसको समझा देता है। तो इसमें निकल करके आता है कि बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या समझा सकेंगे, बता सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे। यह सब सारी बातें आती हैं इस बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कि विद्यार्थी उसका उदाहरण दे पा रहा है, व्याख्या कर पा रहा है, समझा पा रहा है, तमाम ऐसी बातें निकल करके आती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कि विद्यार्थी इस विषय को समझा सकेंगे, विद्यार्थी इस विषय की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी इस विषय को बता सकेंगे। आज के बाद हमारे क्लास लेने के पश्चात ऐसा बीएड के विद्यार्थी इस बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं और वही करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो पता नहीं बोधात्मक उद्देश्य में क्या आएगा, बच्चा क्या समझ पाएगा। यह तमाम बातों को लेकर के बीएड के विद्यार्थियों में कंफ्यूजन रहता है। लेकिन यही बातें होंगी कि समझा सकेंगे, बता सकेंगे या व्याख्या कर सकेंगे। कौन? हमारे पढ़ाने के पश्चात वह विद्यार्थी, यानी कि इस विषय से पूरी तरह से अवगत
हो चुका रहेगा। अगला पॉइंट निकल करके आता है जो विशिष्ट उद्देश्य का तीसरा पॉइंट है, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। कहीं कहीं पर इसे प्रयोगात्मक भी लिखा जाता है, लेकिन यह है क्या, अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। यह अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य क्या होता है? अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य वह उद्देश्य है कि आज विद्यार्थी जो कुछ भी सीख रहा है, जैसे वह 2 + 2 = 4, 2 2 4 आज सीखता है, या विज्ञान का कोई एक ऐसा पॉइंट वह सीख रहा है। कोई भी विषय आप ले सकते हैं जिसे आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इतिहास का विषय आप ले सकते हैं, गणित का विषय ले सकते हैं, विज्ञान का विषय ले सकते हैं। कोई विषय अगर आप ले करके आज बता रहे हैं, तो क्या वह बच्चा कल उसका क्या करेगा, अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करेगा। जब उसे परीक्षा के समय प्रश्न पूछे जाएंगे तभी उसे वैसे ही वह हल करेगा। कोई काउंटिंग करने के लिए देगा, नोटों की काउंटिंग करने के लिए देगा, वस्तुओं की काउंटिंग करने के लिए देगा, तो वह वैसे ही काउंट करेगा। यानी कि अगर आज वह सीख रहा है तो कल वह अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेगा। छोटे छोटे बच्चों से क्या पूछाता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, 2 = 2, 2 + 2 = तो बच्चा बताता है। ऐसा क्यों बताता है? क्योंकि एक निश्चित समय में उसके मस्तिष्क में ऐसा भर दिया गया है और भरा गया है, तो वह अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ आता है तो उसका वह क्या करता है, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। तो जो कुछ भी हम आज सीखते हैं कल उसका प्रयोग करते हैं, तो वह क्या है, अनुप्रयोग है। वह अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए, वह एक उद्देश्य की प्राप्ति हम कराने के लिए, हम शिक्षक कराने के लिए विद्यार्थियों के कक्षा में जाते हैं कि ऐसी समस्याएं उसके जीवन में अगर आती हैं तो वह उसका समाधान आसानी से कर पाएगा। अब समस्या समाधान से एक बात आई कि इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आता है कि कुछ युद्ध के बारे में, कुछ युद्ध की नीतियों के बारे में जब विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं तो किस कमी की वजह से युद्ध हारा गया और किस पॉइंट की वजह से युद्ध जीता गया, इन दोनों विषय वस्तु पर जब फोकस किया जाता है तो वह समस्या भी निकल करके आती है और समाधान भी निकल करके आता है। तो विद्यार्थी को तो समस्या चुननी नहीं है, समाधान चुनना है, लेकिन वह फर्स्ट मर्तबा समस्या को ही चुनता है कि यह समस्या आई क्यों और उसका समाधान कैसे हुआ। अगर समस्या और समाधान दोनों पर जब विद्यार्थी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर लेता है, वह सीख लेता है, तो उसके जीवन में कभी ऐसी समस्याएं आती है तो वह उसका समाधान आसानी से कर लेता है। जैसे गणित के सवाल को पढ़ाते समय शिक्षक ने सूत्र बताया, अगर सूत्र बताए जा रहे हैं, अगर आज वह विद्यार्थी उस सूत्र की सहायता से 2 या 4 सवालों को हल किया और कुछ विद्यार्थियों ने नहीं किया, ध्यान देंगे, इस सूत्र की सहायता से कुछ 2-4 विद्यार्थियों ने हल किया और कुछ विद्यार्थियों ने नहीं किया, और एक ऐसा समय आया कि जब परीक्षा में यही सवाल पूछ दिए गए और यही सूत्र लगना था, तो अब 2-4 विद्यार्थी तो हल कर लेंगे, लेकिन वह सही से उसका प्रयोग उस समय विद्यार्थी ने नहीं किया तो दैनिक जीवन में आने वाली उस समस्या का समाधान वह कतई नहीं कर पाएगा। तो यह क्या हुआ, हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए, विद्यार्थी के दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए ऐसे फार्मूले को हम बताते हैं, ऐसे सूत्र को हम बताते हैं ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, कुछ ऐसा वह सीख सके जो उसके दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करेगा। वह दैनिक जीवन में उसको आने ही वाली होती है समस्या, तो उस समस्या का वह समाधान कर पाता है। एक बात यहाँ पर आती है कि विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड से कुछ प्रश्नों के उत्तर को उतारना चाहते हैं,
वह चाहते हैं कि शिक्षक प्रश्न को हल कर दे, सवाल तो यही आना है, इसको लगा लेते हैं, रट लेंगे और लिख लेंगे। लेकिन जब उसमें माइनस प्लस या अंक में जब परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाता है कि अब क्या करें। तो शिक्षक विद्यार्थी को इस काबिल बनाता है कि वह पर आश्रित न होकर के स्वयं पर आश्रित हो जाए और वह अपने दैनिक जीवन में आने वाली हर एक समस्या का समाधान करने के योग्य हो जाए। न कि मम्मी से पूछ लेंगे, पापा से पूछ लेंगे, शिक्षक से पूछ लेंगे, अपने साथी से पूछ लेंगे। यह पूछने और जानने के बजाय शिक्षक का यह प्रयास रहता है अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय कि विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको इस काबिल तैयार किया जाए कि वह अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का स्वयं समाधान कर सके। अगला पॉइंट है जो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत चौथा पॉइंट होगा, उसके देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक उद्देश्य, यह चौथा पॉइंट है। विश्लेषणात्मक उद्देश्य। अब इसमें बीएड के विद्यार्थियों को कंफ्यूजन क्या रहता है कि जिस विषय वस्तु को हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या उसका विश्लेषण करना आवश्यक है, उसको तोड़ना मरोड़ना आवश्यक है। हमने पढ़ा दिया, विद्यार्थी सीख लेगा। आपने पढ़ा दिया, विद्यार्थी तो सीख ही लेगा, लेकिन वह कितना बेहतर सीख पाता है यह एक शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। तो उसके लिए एक उद्देश्य को तय किया गया कि क्या जिस विषय वस्तु को विद्यार्थी आज पढ़ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, क्या उसका वह विश्लेषण कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। विश्लेषण करने के अंतर्गत बात आती है अंतर स्पष्ट करना, विभाजन करना। यह जो अंतर स्पष्ट करने के लिए, दो वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करने के लिए या उस विषय वस्तु को टुकड़ों टुकड़ों में करने के लिए विभाजन करने की जब बात आती है तब तो विद्यार्थियों को समस्या होती है कि वह उसका विश्लेषण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमको क्या करना होता है या किसी भी व्यक्ति को क्या करना होता है कि उस विषय वस्तु में अंतर क्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की वह कोशिश करता है, अंतर स्पष्ट करने की वह कोशिश करता है और तत्पश्चात वह कितना बेहतर है उस निष्कर्ष पर बच्चा पहुंच पाता है अथवा शिक्षक पहुंच पाता है। तो यहाँ पर बीएड के विद्यार्थियों को लिखना क्या होता है, विश्लेषणात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो उनका टॉपिक होता है उस टॉपिक के को लेकर के लिखते हैं कि विद्यार्थी इस विषय में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, विद्यार्थी इस विषय वस्तु का विभाजन कर सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे और निष्कर्ष निकाल सकेंगे। यह बातें यहाँ पर लिखी जाती है एक लाइन में कि अंतर कर सकेंगे या विभाजन कर सकेंगे, तत्पश्चात निष्कर्ष निकाल सकेंगे। क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट है जो पांचवा पॉइंट निकल करके आता है वह है संश्लेषणात्मक उद्देश्य। यह संश्लेषणात्मक उद्देश्य संश्लेषणात्मक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसमें विश्लेषणात्मक उद्देश्य के ठीक उलट होता है। क्या? अलग अलग विषय वस्तु को एकत्रित करना। विश्लेषण में क्या किया गया था? विभाजन किया गया था। अब यहां पर क्या करना है? एकत्रित करना है। एकत्रित करने के से क्या मतलब है कि यहां पर जब पूर्व में उसको अलग किया गया था तो एकत्रित करने के लिए आवश्यकता किस बात की होती है? पूर्व ज्ञान की होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पूर्व ज्ञान की। यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं,
विषय वस्तु को और क्लियर करते हैं। जैसे एक मैकेनिक गाड़ी में जब कुछ कमी होती है तो वह क्या करता है, गाड़ी को सबसे पहले उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने से मतलब है कि वह कौन पार्ट्स कहां कहां पर है उसको वह जानने की कोशिश करता है। तत्पश्चात उसको वह अलग करता है और फिर देखता है कि उसमें कमी क्या है। तो यह तो हो गया कि उसका उसने विश्लेषण किया। अब विश्लेषण करने के पश्चात जो कमी होती है उसको क्या करता है मैकेनिक, दूर कर देता है कि यह पार्ट खराब है, इसको यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर यह बोल्ट मिस था, यहाँ पर यह कमी थी, यहाँ पर यह कमी थी। उन सारे कमियों को जब दूर कर देता है उसके पश्चात उसको क्या करना होता है, उसका संश्लेषण करना होता है। उस विषय वस्तु को क्या करना होता है, एकत्रित करना होता है। अब इस एकत्रित करने के दौरान उसका मैकेनिक को किस बात की आवश्यकता होती है, पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है कि वह कौन सा सामग्री कहां पर था, कौन सा बोल्ट कहां पर लगेगा, किस बोल्ट के लिए कौन से रिंच की आवश्यकता होगी। इस तमाम बातें कहां से निकल करके आती हैं, पूर्व ज्ञान से निकल करके आती हैं। कब से, जब से वह विश्लेषण किया था तभी से वही पूर्व ज्ञान यहाँ पर काम आता है उस विषय वस्तु को एकत्रित करने के लिए। अगर वह पूर्व ज्ञान नहीं रहेगा तो वह विषय वस्तु एकत्रित नहीं होगी, न वह सही तरीके से क्रमबद्ध कर पाएगा। किसको, उस गाड़ी के हर एक पार्ट को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं सजाएंगे वह फिर गाड़ी चालू हालत में नहीं आ पाएगी। तो पहले क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण में उसके हर एक पार्ट को देखा जाता है एक मैकेनिक के द्वारा। एक शिक्षक भी उसी रूप में देखता है और आगे चल करके अलग अलग रूप में जब वह पढ़ा लेता है तो फिर उसको क्या करता है, एकत्रित करता है। हम लोग जब पढ़ेंगे स्किल डेवलपमेंट, एक उदाहरण और मैं दे रहा हूं, आगे चल करके यह क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट टीचिंग स्किल जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, व्याख्या कौशल, उदाहरण कौशल, पुनर्बलन कौशल, इन तमाम कौशलों को जब हम पढ़ेंगे, स्किल को पढ़ेंगे, तो यह 5 से 7 मिनट के लिए एक स्किल होता है। एक स्किल को पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वह 5 से 7 मिनट की है। यह 5 से 7 मिनट की सारी प्रक्रिया को जोड़ करके एक पाठ्य योजना बनाया जाता है। स्किल के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट जब विद्यार्थी सीख रहा होता है तो उसे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के नाम से जाना जाता है। और जब वह उसको पूरी तरह से सीख लेता है तो उसको पाठ्य योजना के नाम से जाना जाता है। मेगा टीचिंग भी लोग कहते हैं। तो वह पाठ्य योजना 40 से 45 मिनट का होता है और सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 5 से 7 मिनट की होती है। तो एक कौशल को सीखा जाता है कितने समय में, 5 से 7 मिनट में। लेकिन सारे कौशल को बना करके जब प्रस्तुतिकरण क्लास में किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वह पाठ्य योजना के तहत हर एक स्किल का एक एक पॉइंट कहीं ना कहीं आता रहता है। वही बातें यहां पर भी होती है। क्लियर हो गया? तो यहां पर कहीं ना कहीं यह पूर्व ज्ञान लाभ देता है क्रमबद्ध करने में और उस विषय वस्तु को एकत्रित करने में। आगे चलते हैं। अंतिम है मूल्यांकन, कि विद्यार्थी इतने विषय को सीखा, इतने तौर तरीकों से जब वह जान लिया तो वह मूल्यांकन करता है, निष्कर्ष निकालता है कि वह कहाँ तक सही था, क्या क्या उसमें कमियां थी, क्या बेहतर था, उसके गुण दोष क्या क्या थे, विशेषताएं क्या क्या थी। तो उसका वह क्या करता है, मूल्यांकन करता है। बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे हर रोज लिखना होगा। 60 लेसन प्लान जयप्रकाश विश्वविद्यालय में बनाए जाते हैं और कुल मिला करके एक विद्यार्थी को 70 से 75 लेसन प्लान बनाने होते हैं पूरे बीएड के दौरान। और यह बातें बार बार उसे लिखनी और समझनी होती है, और नहीं तो वही होता है कि लेसन प्लान काट दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब हम क्या करें। तो जब विद्यार्थी या शिक्षक जिस पाठ सामग्री की सहायता से
पाठ्य वस्तु को पढ़ाने जा रहा होता है, तो जब वह मूल्यांकन करता है तो उसके दो पार्ट निकल करके आते हैं। एक निकल करके आता है आंतरिक साक्ष्य और दूसरा आता है बाह्य साक्ष्य। आंतरिक साक्ष्य जो कुछ पढ़ाया गया, जो कुछ बताया गया, वह क्या था? आंतरिक साक्ष्य था। और बाह्य साक्ष्य क्या है कि उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षण संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसकी संभावनाएं भविष्य में बनती हैं या नहीं बनती है, यह तमाम बातें आती हैं। तो बाह्य के अंतर्गत यह देखा जाता है, जैसे फिल्म को ले लीजिए, फिल्म बनती है तो उसके कुछ अपने नियम, कायदे और कानून होते हैं जिसके आधार पर पिक्चर तैयार की जाती है। लेकिन बाह्य रूप में समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और समाज उससे क्या सीख लेगा, यह बातें मायने रखती हैं। इसमें क्या क्या आता है? जैसे संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित उस विषय वस्तु को लेकर के जब किया जाता है तो क्या वह संबंध स्थापित कर रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है, या संबंध विच्छेद वह कर रहा है, संबंध विच्छेद कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, उसकी हम समीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं, प्रभाव देखते हैं। प्रभाव किस पर? समाज पर, कि उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सारी बातें निकल करके आती हैं, तब हम उस विषय वस्तु का क्या करते हैं? इन तमाम ऐसे विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए हम उस विषय का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन करने के पश्चात हम उसके महत्व को क्या करते हैं? महत्व को समझ पाते हैं कि यह विषय वस्तु कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यह बहुत उपयोगी विषय था। अगर आप लोगों को यह विषय पूर्णतया समझ में आ चुका है, आपके शैक्षिक कार्य में अगर यह सहयोग देता है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।